गेहूं की फसल कटने के वक्त मोहल्ले के सभी लोग तगाओं के खेतों में गेहूं काटने जाते थे। तपती दोपहर में गेहूं काटना बहुत कष्टप्रद और कठिन होता है। सिर पर बरसती धूप, नीचे तपती जमीन, नंगे पाँव में कटे पौधों की जड़ें शूल की तरह तलवों में चुभती थी। और उनसे भी ज़्यादा चुभन होती थी सरसों और चने की जड़ों से। चना काटने में एक कठिनाई और थी। चने के पत्तों पर खटाई होती है जो काटते समय पूरे शरीर पर चिपक जाती है। नहाने पर भी कम नहीं होती। कटाई करने वाले अधिकतर चूड़े या चमार ही होते थे, जिनके तन पर कपड़े सिर्फ नाम भर के होते थे। पाँव में जूता होने का तो सवाल ही नहीं होता था। नंगे पाँव फसल कटने तक बुरी तरह घायल हो जाते थे। फसल कटाई को लेकर अक्सर खेतों में हुज्जत चलती रहती थी। मजदूरी देने में ज़्यादातर तगा कंजूसी बरतते थे। काटने वालों की मजबूरी थी, जो भी मिलता थोड़ी बहुत नानुकर करने के बाद लेकर घर लौट आते। घर आकर कुड़ते रहते या तगाओं को कोसते रहते, लेकिन भूख के सामने सारे विरोध दम तोड़ देते थे। हर साल फसल कटाई को लेकर मोहल्ले में बैठकें होती थी। 16 पूली पर एक पूली मेहनताना लेने की कस्में खाई जाती थी। लेकिन कटाई शुरू होते ही बैठकों के तमाम फैसले और कस्में हवा हो जाते थे। 21 पूली पर एक पूली मजूरी मिलती थी। एक पूली में 1 किलो से भी कम गेहूं निकलते थे। भारी से भारी पूली में भी 1 किलो गेहूं नहीं निकलता था, यानी दिन भर की मजदूरी 1 किलो गेहूं से भी कम। कटाई के बाद बैलगाड़ी में लदाई और उतराई अलग, उसका कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। देर सवेर खलिहानों में बैल हाँकने की बेगार सभी को करनी पड़ती थी। उन दिनों गेहूं सफाई के क्रेशर नहीं हुआ करते थे। बैलों को गोलाई में घुमा घुमा कर गेहूं के पौधों को भूसे की शक्ल में बदला जाता था। फिर भूसे से गेहूं छाछ से हवा में उड़ाकर अलग किए जाते थे। यह एक काफ़ी लंबा और थका देने वाला काम था, जिसे अधिकतर चमार या चूड़े ही करते थे। मेरी माँ इन सब मेहनत मजदूरियों के साथ साथ 8-10 तगाओं के घर तथा घेर में साफ सफाई का काम भी करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनसेर दोनों भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घेर में 10 से 15 मवेशी सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़रियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घर से रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पर फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। यानी कि 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर, यानी कि लगभग 12 से 13 किलो अनाज। और दोपहर को प्रत्येक घर से एक बची कुची रोटी, जो कि खास तौर पर चूड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। और कभी कभी जूठन भी भांगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूड़े दरवाज़ों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूड़ी के बचे कुचे टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी सी सब्जी पत्तल पर पाकर बाहें खेल जाती थी। जूठन चटखारे लेकर खाई जाती थी। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आए हैं बारात में, जिन्हें कभी भी खाने को कुछ नहीं मिला, सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई थी कि महीनों तक खाते रहे थे। पत्तलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे में बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। ज़रा सी आंख बची कि पूड़ियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। इन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में बड़ा मज़ा आता था।
कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बन जाता था, जिसे सभी बहुत चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन भर मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था तो माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने। तगाओं के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव त्यागी का पोता सुरेंद्र आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका भी। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हो गई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था जब उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ साफ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी की घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर से चारपाइयों को ढो ढोकर जनवासे में इकट्ठी की थी पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद से कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी अब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे बच्चों को भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। तो सुखदेव सिंह त्यागी ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर जूठन ले जा रही है, ऊपर से बच्चों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। सुखदेव सिंह त्यागी के वे शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं। उस रोज़ मेरी माँ की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। माँ का वैसा रूप मैंने पहली बार देखा था। माँ ने टोकरा वहीं बिखेर दिया और सुखदेव सिंह से कहा, इसे उठा के अपने घर पे रख ले, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। हम दोनों भाई बहनों का हाथ पकड़ के तीर की तरह उठकर चल दी थी। सुखदेव सिंह माँ पर हाथ उठाने के लिए झपटा था, लेकिन मेरी माँ ने शेरनी की तरह सामना किया, बिना डरे। उसके बाद मेरी माँ कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई और जूठन का सिलसिला भी उस घटना के साथ बंद हो गया। वही सुखदेव सिंह मेरे निवास पर एक बार आया था। मेरी पत्नी ने गांव देहात के बुजुर्ग के नाते उनका आदर सत्कार किया। उसने मेरे घर खाना भी खाया था, लेकिन जब वह चला गया तो मेरे भतीजे संजय खैरवाल, जो बीएससी का छात्र है, ने बताया कि चाचा जी उन्होंने आपके घर खाना तो खाया है, लेकिन हमारे घर का पानी नहीं पिया था।